जय हिंद फ्रेंड्स। आज आपको इतिहास के बारे में बताएंगे जो क्लास 7 की एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 7 है। छठे चैप्टर हम कल पढ़ाए थे आपको, जिसमें से पिछला वीडियो में उसमें दिया गया था व्यापार और सिल्वेज के बारे में बताया गया था। ये कैसे राज्य का विकास हुआ, कैसे यहाँ के लोग रहते थे, क्या था, इनके बारे में हम समझें। अब इस चैप्टर में हम क्या समझेंगे? इस चैप्टर में हम समझेंगे इसमें जनजाति और खानाबदोश एक जगह से दूसरी जगह के बारे में समझेंगे। मतलब कह सकते हैं कि जनजाति लोग जो थे, ये खानाबदोश लोग, ये एक जगह से दूसरी जगह कैसे आते जाते थे, इनका उद्देश्य क्या था, इनका रहन सहन क्या था, इनके बारे में हम समझेंगे। ठीक है, पहले तो हम समझते हैं कि जब ये जनजाति शब्द हम लोग को दिमाग में जब आता है कि जो जनजाति लोग रहते हैं ये काफ़ी खुशहाल होते होंगे, क्योंकि हम लोग जब देखते हैं तो एक चित्र, एक मान लीजिए कि अगर एक चित्र बनाई जाती थी, जैसे एक चित्र, अब इसमें क्या है, खूब अच्छा से उनको दिखाया जाता था, बनाया जाता था, मतलब किताब में हम लोग नाटक कहानियों में ये सुने हैं कि ये लोग बहुत खुश रहे होंगे, क्योंकि इनकी मतलब इनका स्वभाव ही वही होता है। मगर ये काफ़ी एक प्रकार से काफ़ी संघर्ष करते थे। तो हम समझते हैं इनके बारे में, क्योंकि जब महानगरों या उनमें सब विकास हो रहा था तो इनका भी कुछ जगह काफ़ी ये लोग पिछड़े हुए थे, इनका विकास धीरे धीरे हुआ था। ठीक, आइए हम समझते हैं। इसमें पहले तो हम समझेंगे क्या, इसमें पढ़े समझेंगे बड़े शहरों से परे जनजाति समाज। बड़े शहरों से परे मतलब क्या होता है कि ये बड़े शहरों से अलग होकर ये जंगलों में निवास करते थे। जंगलों में निवास करते थे, वहाँ के आवश्यकताएं जो होती है, खाने योग्य चीज़ें लेते थे, और इनका क्या होता था, एक समाज में एक कम्युनिटी बनी थी, एक साथ में ये सब एक कम्युनिटी बनाकर एक साथ में रहते थे। एक साथ में जब रहते थे तो इनका यह उद्देश्य होता था कि जैसे कि मतलब ये प्राकृतिक को ही अपना सब कुछ मानते थे, वहाँ की खाने योग्य चीज़ें का अपना इस्तेमाल करते थे। ये मतलब कह सकते हैं कि ये ब्राह्मणों या उनके बनाए नियमों को ये नहीं मानते थे, उनके कर्मकांडों को नहीं मानते थे, ये स्वयं अपने आप को मतलब प्राकृतिक देवता मानते थे। ठीक है, कुछ जनजातियां धीरे धीरे जाकर ये काफ़ी परिवर्तित हो गई थी, काफ़ी परिवर्तित हुई है। जैसे जनजाति होती थी, ये इनका लगाव कैसे होता था, जैसे इनका नातेदारी, जैसे रिश्तेदारी नातेदारी होती थी, इनका लगाव ऐसे समूह में एक दूसरे को बना रहता था। ये इसमें कुछ थे, शिकारी थे और शिकारी थे, और इसमें पशुपालक थे, कृषक थे, ये सब रहते थे। पशुपालक, कृषक, ये सब इनके समाज में रहते थे। धीरे धीरे इनका विकास होते चला गया। कुछ खानाबदोश जो थे, ये एक जगह से दूसरी जगह जाना पसंद करते थे। ये खानाबदोश जो ले थे, ये एक जगह से दूसरी जगह ये जाना पसंद करते थे। ठीक है, एक पेन और इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए यहाँ खानाबदोश जो थे, यह एक जगह से दूसरी जगह यह जाते थे। जैसे कि अपने कहते हैं कि कृषि के लिए घुमंतू खेती के तौर पर यह काम करते थे। जैसे एक जगह से दूसरी जगह अपने जानवरों को या बैलों को लेकर वह जाकर वहाँ मतलब कहते हैं कि कृषि का भी काम कर लेते थे। कुछ लोग थे, और शिकारी संग्राहक थे, जैसे शिकारी भी शिकार करके अपना भी जीवन यापन करते थे। ठीक है,
देखते हैं। दूसरा हम देखते हैं इसमें इसमें क्या दिया हुआ है, जनजातीय लोग कौन थे। जनजातीय लोग कौन थे ये समझने से पहले हम समझेंगे कुछ जनजातियों के बारे में जो इतिहासकार थे। और उसके बाद ये जो बाहरी लोग आए, बाहरी लोग मतलब कुछ मुसाफिर लिखने के लिए आए, जैसे चीनी यात्री हेनशुआंग हुआ, ऐसे कई यात्री जो आए हैं यहाँ पर अपने बारे में मतलब अपनी खोज में लिखने के लिए। यहाँ जनजातियों के बारे में बहुत कम लोगों ने ही लिखा है, ठीक है, बहुत कम लोग लिखे हुए हैं। तो कह सकते हैं कि कुछ जनजातियां जब अपने आप रहकर वह राजा के पास रहकर धीरे धीरे अपनी जातियों का विकास किए थे, ठीक है, कुछ लोग थे। और जैसे इसमें समझते हैं कुछ जनजातियां जो थी यह पंजाब में ये कह सकते हो खोखर जनजाति जो थी, खोखर जनजाति जो थी यह अपने आप को काफ़ी डेवलप कर ली थी, क्योंकि राजा के पास रहना, ये सब उनके सरकारी पदों पर कुछ काम करना। इसके बाद धीरे धीरे चल के गख्खर जनजाति आई पंजाब में ही। गख्खर जनजाति, इसमें गख्खर जनजाति को इसमें अकबर के शासनकाल में इनकी मुखिया को मनसबदार बनाया था। कौन बनाया था मनसबदार इनकी मुखिया को? ये बनाया था अकबर ने। अकबर ने इनकी मुखिया को क्या बनाया था, कह सकते हैं कि वह मनसबदार के पद पर नियुक्त किया था। मनसबदार एक प्रकार से कह सकते हैं कि बड़ा पद होता था, ठीक है, बड़ा पद होता था। ये जब हुए लगभग 13वीं से 14वीं शताब्दी के बीच इन्हें माना जाता है। 13वीं से 14वीं शताब्दी के बीच इनके ये जो जनजातियाँ थी, गोखर जनजातियाँ, ये पनपी थी, ठीक है। इसके बाद गख्खर जनजाति आई, ये जो अकबर के शासनकाल में इनकी मुखिया को जो बनाया गया था, क्या बनाया गया था, मनसबदार के पद पर। मनसबदार जो होता था ये एक प्रकार से कह सकते हैं कि अच्छा पद होता था, बड़ा पद होता था, ठीक है। कुछ मौजूदा झारखंड बिहार में चेर जो थे, चेर लोग जो थे, हम इसके बारे में हम पढ़े हैं, जो 12वीं शताब्दी के बीच में चेर लोग जो थे, यह मुंडा संथाल, ये सब लोग ये चेर जनजाति में लोग आते थे, ठीक है। अब हम समझते हैं यहाँ चेर लोग कौन थे भाई। ये जैसे कि हम ये समझ सकते हैं बिहार, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल, ये सब क्षेत्रों में इनका विकास काफी हुआ था। ये कब हुआ था? 12वीं शताब्दी में हुआ था। क्या था? 12वीं शताब्दी में, ठीक है। 12वीं शताब्दी में इनका विकास काफी हद तक हुआ था, ठीक, 12वीं शताब्दी में। और इनका जो थे मुंडा संथाल जनजाति लोग इसमें थे, मुंडा थे। मुंडा संथाल और कौन थे? ये मुंडा संथाल लोग यहाँ इसमें जो ये जनजाति जो होती थी, ये एक प्रकार से चेर समाज में, चेर वंश में लोग ये सब रहते थे, ठीक है। अकबर के शासनकाल में कह सकते हैं कि अकबर के शासनकाल में चेर पर हमला किया था। कौन किया था? राजा मान सिंह ने चेरों पर जब हमला किया तो ये लगभग 1591 ईस्वी में कौन किया था? राजा मान सिंह ने इन पर हमला करके इन्हें अपने अधीन कर लिया था, इनको अपने अधीन कर लिया था, ठीक है।
राजा मान सिंह। ठीक, ये कौन थे? अकबर के सेनापति या अधिकारी थे। ठीक है, राजा मान सिंह ने ये 1591 में ये चेर पर हमला करके एक अपने अधीन कर लिया था। मगर ये पूरी तरह अधीन नहीं कर पाए थे। इसके बाद कौन आया था? औरंगजेब जब आया था, औरंगजेब ने इसको पूरी तरह कब्जा कर, मतलब कह सकते हैं औरंगजेब ने इन्हें पूरी तरह अपने अंडर में कर लिया था। औरंगजेब ने इन्हें क्या था? पूरी तरह इनको जीत लिया था, अपने अंडर में कर लिया था। ठीक, इसमें हम क्या समझे हैं, एक एक करके हम आपको समझाते हैं। इसमें जनजाति लोग के बारे में कुछ ज़्यादा फिर बताते हैं, कुछ लिखा गया नहीं था, कुछ इतिहासकारों को छोड़ दिया जाए तो बहुत कम लोग इनके बारे में लिखे हुए थे। इतना समझ में आया, ये अपना लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे, पढ़े लिखे युग उतना नहीं थे कि जो रख सके, ये जंगलों में निवास करते थे। ठीक है, और इसके बाद पंजाब में कुछ जनजातियाँ जो थी अपने आप को डेवलप करने लगी थी। ये लगभग ये 12वीं शताब्दी 13वीं शताब्दी के बीच खोखर जनजाति आई। खोखर जनजाति आई। उसके बाद डेवलप हुआ कौन था? ये गख्खर जनजाति कौन थी? ये गख्खर जनजाति की मुखिया को कौन बनाया था? ये बनाया था मनसबदार। कौन बनाया था? अकबर ने बनवाया था। ठीक है, अकबर के शासनकाल में गख्खर के मुखिया को मनसबदार का पद दे दिया गया था। ठीक, इतना आपको समझ में आया। और उसके बाद जब ये चेर लोग के बारे में बताया गया है। चेर जो लोग थे, ये जनजातीय ही लोग थे। इसमें मुंडा संथाल इसमें एक प्रकार से जनजाति के लोग रहते थे। ठीक है, और चेर पर कौन आक्रमण किया था? ये अकबर के शासनकाल में कौन किया था? राजा मान सिंह ने किया था। अकबर के शासनकाल में राजा मान सिंह ने किया था। ये 1591 ईस्वी में 1591 ईस्वी में इसमें आक्रमण किया था। आक्रमण करके अपने अधीन कर लिया था, मगर ये पूरी तरह अधीन नहीं हो पाए थे। मतलब कर लिए थे, फिर अपने आप को आज़ाद कर लिए थे चेर लोग। उसके बाद औरंगजेब जब आया तो ये पूरी तरह अपने अंडर में कर लिया था। ठीक है, ये चेर लोगों को ये पूरी तरह अपने अंडर में कर लिया था। इतनी चीज हम आपको बताए हैं। ठीक है, अब हम इसमें क्या समझेंगे? इसमें समझेंगे खानाबदोश और घुमंतू लोग कौन थे और कैसे रहते थे, इनके बारे में हम एक एक करके समझेंगे आपको। खानाबदोश का मतलब क्या हो जाता है? यह एक प्रकार से खानाबदोश जो ये जनजाति थी, यह एक प्रकार से हम समझते हैं, यह एक जगह से दूसरी जगह घूमकर अपनी खेती या अपने पशुओं को चराते थे खाने के लिए। यह एक जगह से दूसरी जगह अपना को घूम के ये प्रकार से घुमंतू खेती के रूप में आते थे। ये कृषि का काम भी करते थे। ठीक है, इनके पास खाने के लिए कुछ चीज़ें नहीं रहती थी। कुछ चीज़ें क्या, जाहिर सी बात है, अगर हम एक जगह से अगर दूसरी जगह अगर जा रहे हैं तो ये इनके पास खाने के लिए, भाई शहर नगर से आप मार्केट से दूर जा रहे हैं तो खाने के लिए दिक्कत होगा ना आपको, भाई दिक्कत होगा। तो इसीलिए कह सकते हैं कि जो खानाबदोश लोग थे, एक जगह से दूसरी जगह जब घूमते थे तो ये अपनी जो आवश्यकताएं की चीज़ें होती थी, दूध घी माठा, ये लोगों के पास रहता था। भाई गाय भैंस गाय आए रहते थे, घूमते रहते थे, इनके बड़े बड़े कारवां लेके चलते थे, दूर दूर तक के चलते थे। तो यह अपनी आवश्यकताओं की चीज़ों के लिए ये दूसरे से वस्तु विनिमय की पद्धति पे काम करते थे। मतलब कह सकते हैं कि जब ये खानाबदोश एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, एक जगह से दूसरी जगह जब जाते थे तो खाने के लिए कुछ लोगों को से यह अपने पे चेंजिंग करते थे। मतलब कहते थे भाई हमारा वो जो दूध घी माठा, और उसके बाद कह सकते हैं कि जब जंगल में तो रहते थे, वहाँ से जैसे कि मधुमक्खियों का रस, जो पीने योग्य जड़ी बूटियाँ जो कुछ रहती थी, वो देकर वह अपनी आवश्यकताओं की चीज़ों को, अनाज या कुछ चीज़ों को लेते थे।
लेते थे, ठीक है। और इससे इससे जाके ये एक प्रकार से कह सकते हैं हम जब इनके बारे में खाना बदोश के बारे में कहते हैं तो एक प्रकार से ये घूम घूम कर चराते थे, भैंस गोरू मतलब जानवरों को चराते थे। और ये कह सकते हैं कि चराकर अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए खाना पीना दूसरे से मतलब वस्तु विनिमय की पद्धति के द्वारा ये लेते थे, ठीक है। और ये इसके आगे चल के सबसे व्यापारी जैसे इनका भी काम था खाना बदोश का, वही काम तक किसका था, बंजारा लोगों का था, ठीक है। जो बंजारा लोग थे, ये बंजारा लोग जो थे, यह एक प्रकार से ये बंजारा लोग व्यापार की दृष्टि से एक जगह से दूसरी जगह जाना ये लोग पसंद करते थे। एक जगह से दूसरी जगह जाना ये काफ़ी पसंद करते थे, क्योंकि ये जैसे कि एक जगह से जैसे मान लीजिए कि एक प्रकार से मान लीजिए कि प्रयागराज से अब यहाँ से चलते चलते अब कहाँ गए, दिल्ली के जाना है। अब दिल्ली जाना है, अगर एक जगह से प्रयागराज से अगर इनको दिल्ली जाना है तो यह जब चलते थे तो एक साथ में इनका एक कारवां के तौर पर ये एक साथ में बहुत लोगों के लगभग इनका सैकड़ों या हजारों 2000 बैलों को एक साथ लेके चलते थे, ठीक है। जब ये एक जगह से मान लीजिए कि यहाँ प्रयागराज से एक एग्जाम्पल लेकर हैं, प्रयागराज से कुछ सामान अगर इनको उठाना है तो यहाँ मान लीजिए रहने वाले हैं बंजारे, एक साथ बताया है आपको, अगर यहाँ के रहने वाले हैं यहाँ से जब अपनी बैलों को लेकर एक साथ जब चलेंगे 2000 4000 10,000 बैलों को एक साथ लें, बीबी बच्चे घर के सभी लोगों को लेकर ये चलते थे। जब चलते थे रास्ते में यहाँ से सामान लाद कर दिल्ली कर जाना है, दिल्ली जाकर ये व्यापार करेंगे, मार्केट करेंगे। यहाँ क्या था, यहाँ मान लीजिए कि मार्केट था, यहाँ पे एक प्रकार से मार्केट मान लीजिए था, तो यहाँ पे जब लेके अपने सामानों को यहाँ क्या था बेच देते थे। जब यहाँ बेच देते थे तो इनके पास कोई पैसा हो जाता था, भाई एक जगह से दूसरी जगह उठा के पैसा हो जाता था। तब ये क्या काम करते थे, बेचकर यहाँ की जो दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में, दिल्ली के आसपास क्षेत्रों में जो होता था यहाँ से वह कुछ जो होता था, कुछ सामान जो सस्ती होती थी वहां से उठाकर फिर वापसी जब प्रयागराज आना होता था एक प्रकार से, तो ये फिर वहां से लेकर यहाँ बेचते थे। इनका यही काम होता था, एक जगह से उठा के दूसरी जगह बेचना होता था। इनका जब चलते थे इनके कारवा को क्या कहा जाता था, जैसे इसमें समूह को जैसे मान कह सकते हैं, मान लीजिए इसमें कितने मतलब 2000 लोग हैं, इसमें 2000 लोग अगर रहते हैं, मान लीजिए एक समूह में 2000 लोग रहते हैं, तो इनके कारवां को क्या कहा जाता था, टांडा कहा जाता था, टांडा कहा जाता था, ठीक है। इनके कारवां को टांडा कहा जाता था, इनके समूह को एक प्रकार से टांडा कहा जाता था। ये जब चलते थे, पीटर मंडी ने इनके बारे में कुछ अच्छे से बताया है कि जब ये चलते थे लगभग ये 14,000 15,000 2,000 4,000 लोग को एक साथ लेके चलते थे। जब एक साथ चलते थे तो इनके रास्ते में काफ़ी लोग इनका सहयोग भी मिलता था, भाई सब लोग रहकर एक दूसरे का सहयोग कर लेंगे, ठीक है। तो इनके जैसे इनके कह सकते हैं इनके जब चलते थे ना ये कुछ सामान लेकर, अब मान लीजिए कि जैसे मैं एक राजा हूँ या कोई व्यक्ति हो, धनाढ्य आदमी है, वहाँ से सामान को लाद कर वो पहुँचवाने का काम भी इन लोगों से करवाया था। उसी में एक कौन था, अलाउद्दीन खिलजी थे, ठीक है। बंजारों को इस्तेमाल कौन किया था, ये अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने इनको अपने युद्ध के दौरान बंजारों को अपनी आवश्यकताओं की चीज़ें जो होती थी, खाने योग्य चीज़ें अपने सेना के प्रति इन्हीं से काफ़ी ढुलवाते थे कि यहाँ से लेके दिल्ली जाना है, वहाँ से वहाँ जाना है। तो इनका एक जब ये कारवां चलता था तो इन्हीं से ढुवाने का भी काम करते थे। अकबर के शासनकाल में काफ़ी इनसे सहयोग लिया गया था, ठीक है। अकबर के शासनकाल में भी इनके काफ़ी सहयोग ले लिया गया था।
अब हम समझेंगे, क्या समझते हैं, अब हम समझेंगे इसमें, समझेंगे ये वाला बदलता समाज और नई जातियां। अब बदलता समाज और नई जातियां कैसी आई समाज में, कैसे इनके साथ जो लोग थे धीरे धीरे, जो कहते हैं जातियों, जो जनजाति लोग थे धीरे धीरे अपने आप को जातियों में परिवर्तित होने लगे। परिवर्तित होने में सही सी बात है, अगर समाज अगर बदली हो रहा है, समाज अगर बदल रहा है तो यह धीरे धीरे हर एक काम में अलग अलग कुछ, जब कुछ मजबूरियां होने लगी तो ये गांव की तरफ भागे, जब गांव की तरफ भागे तो ये काम धंधे करने लगे, कुछ अपने 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 से खाने पीने की चीज़ों के लिए मेहनत करने लगे, तो ये इनके धीरे धीरे जातियों में परिवर्तित होने लगा। ठीक है, तो धीरे धीरे इसमें क्या था, धीरे धीरे जातियों में परिवर्तित होते गए। जैसे कि कुछ लोग जो थे योग के मतलब कहते हैं प्रशिक्षित लोग थे, जैसे राजमिस्त्री, सुनार, लोहार, लोहार, राजमिस्त्री, ये लोग जो थे धीरे धीरे को जातियों में कन्वर्ट करने लगे। जो ये ब्राह्मण समाज था इनको धीरे धीरे अपने जातियों में, इनके जातियों में धीरे धीरे बांटने लगे। ठीक है, 11वीं और 12वीं शताब्दी के आते आते राजपूतों में भी लोग जाना पसंद करने लगे। जैसे कि कुछ लोग जो थे, कुछ जैसे हूण, चंदेल, ये लोग जो चालुक्य लोग थे, राजपूत में लोग कन्वर्ट होने लगे। कौन कौन थे, हूण थे, हूण थे, और कौन थे, चंदेल, चालुक्य, ये जब लोग थे यह अपने आप को क्या था, ये अपने आप को कन्वर्ट करने लगे। तो यह कुछ जातियां, ये इनकी जातियां जो थी ये एक प्रकार से समझ सकते हैं कि ये राजपूतों में अपने आप को कन्वर्ट कर लिए थे। राजपूतों में ये अपने आप को कन्वर्ट करने लगे कि हम राजपूत हैं। ये एक प्रकार से कह सकते हैं कि ये सब जनजातियां ही जो थी कि एक अपने आप की कम्युनिटी बनाकर ये अपने आप को पेश की थी। ठीक है, हूण जैसे हूण, चंदेल और के बाद चालुक्य जो थे। ठीक है, ये सब अपने आप को राजपूत में घोषित कर दिए थे। ये सब चलते थे। ठीक, अब ये हम समझते हैं, इसमें क्या समझेंगे, नजदीक से एक नजर गोंड के बारे में। गोंड के बारे में हम इसमें समझते हैं। गोंड के बारे में आपको हम बताए हैं, गोंड साम्राज्य जो था ये लोग गोंडवाना वन प्रदेश से आते थे। गोंड जो लोग थे मतलब गोंड लोग जो थे गोंडवाना वन प्रदेश से ये लोग आते थे। यह कह सकते हैं कि यह गोंडवाना प्रदेश जो था ये एक प्रकार से ये गोंडवाना प्रदेश में ये जो काम करते थे यह एक घुमंतु खेती के रूप में इनका भी काम होता था। खेती बाड़ी करना, घूम घूम कर रहना गोंडवाना प्रदेश। ठीक है, और
कुछ ये दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में भी ये घुसना चालू कर दिए थे। दिल्ली के आसपास क्षेत्रों में मतलब कह सकते हैं कि जब इनकी जातियां जो थी ये काफी डेवलप होने लगी, काफी विकास होने लगे, लोग जब करने लगे तो ये मुगल साम्राज्य जब पतन की ओर बढ़ने लगा मुगल साम्राज्य, तो ये धीरे धीरे अपने आप को ये राजाओं पर आक्रमण करने लगे, ये खुद अपने आप आक्रमण करने लगे, जिसमें से कुछ लोग यहाँ क्या था, यहाँ के राजा भी बनने लगे थे। ठीक है, मुगल काल जब कमजोर होने लगा तो ये धीरे धीरे अपने आप को राजा भी बनाने लगे थे। ठीक, और ये धीरे धीरे दिल्ली तक इनका चलने लगा था। इसी में कौन आता है, गढ़कटंगा के गोण राजा अमरदास। ठीक है, मिटा देते, कंफ्यूजन होगा। इसी के बीच में कौन आता है, गढ़कटंगा के जो शासक थे राजा अमरदास जो थे, वह एक प्रकार से अच्छे मतलब राजा भाई, ये कौन थे, ये एक प्रकार से संग्राम शाह की उपाधि धारण किए थे, संग्राम शाह की उपाधि धारण किए थे। कौन किया था, अमरदास, यही गुण राजा थे। ठीक है, ये कौन सी उपाधि धारण किए थे, संग्राम शाह की उपाधि। संग्राम शाह की उपाधि धारण किए थे। ठीक है, संग्राम शाह की उपाधि धारण किए। इनका एक पुत्र था वो दलपत जो थे, दलपत जो इनकी शादी कहाँ हुई थी सातवाहन वंश के एक दुर्गावती थी, उनके साथ उनकी शादी हुई थी। दलपत थे, इनके पुत्र थे पुत्र कौन थे, दलपत। एक मिनट, दलपत किसके साथ शादी हुई थी, इस सातवाहन वंश की दुर्गावती से। पत्नी कौन थी, दुर्गावती से शादी हुई थी। मगर ये कुछ कारणों से इनका क्या है कि इनसे बहुत जल्दी इनका देहांत हो गया था। ये अपने पति इनका मर गया था, खत्म हो गया था। ये जो दलपत था ये बहुत जल्दी दुनिया को चला गया था, अलविदा कर दिया था। तो ये दुर्गावती जो थी, इनके पुत्र का नाम था शायद वीर नारायण था। तो ये उनके नाम से ये शासन करती थी, शायद कंफर्म नहीं है, वीर नारायण नाम था या कुछ और। ठीक है, तो ये अपने पुत्र के नाम से काफी दिनों तक अपना शासन उसमें करती थी। और ये धीरे धीरे जब ये शासन करती थी, अच्छे शासन करती थी भाई, अपने पुत्र के नाम पे। इनका पति कौन था, दलपत था, ये मर गया था। तो ये 1565 में आसिफ खान जो थे, 1565 में मुगल काल के थे। आसिफ खान जो थे, यह कौन थे, ये लगभग इनके सेनापति थे मुगल काल के। 1565 ईस्वी में गढ़कटंगा में, यह गढ़कटंगा का था।
गढ़कटंगा, ठीक, गढ़कटंगा पर यह आक्रमण कर लिए। इनका शासनकाल का कहाँ चलता था, ये गढ़कटंगा में चलता था। और ये मुगल काल के आसिफ खान जो थे, आसिफ खान जो थे ये 1565 ईस्वी में इस पे आक्रमण कर लिए थे, जिसमें दुर्गावती को ये हरा दिए थे। तब ये क्या हुआ ना, ये हराने के बाद दुर्गावती को हराने के बाद इन्हें जो दुर्गावती जो थी, दुर्गावती अपने हार को स्वीकार ना करते हुए अपने आप को मरना पसंद किया। इनके अपने मतलब कह सकते हैं कि ये मुगल काल के ये जो राजा थे, जो आक्रमण किए थे, आसिफ खान जो थे, ये वहाँ मतलब कह सकते हैं दुर्गावती जो थी अपने आप को सरेंडर नहीं की थी, अपने आप में आत्महत्या लास्ट में कर ली थी, अपने आप को मार दिया था। उसका बेटा भी लड़ते हुए अपने आप को वहाँ शहीद हो गया था। ठीक, इनका ये क्या था, ये 1565 ईस्वी में था। ठीक है, इतना समझना। गढ़कटंगा जो था ये हाथियों के लिए काफी पॉपुलर था। हाथियों के लिए ये काफी पॉपुलर था। अब इसमें समझ में आया क्या था, हम आपको फिर समझाते हैं। आपको गोंड साम्राज्य जो था यह गोंडवाना वन प्रदेश से आते थे और राजा अमरदास का पुत्र यहाँ के राजा थे। गोंडवाना वंश के राजा जो थे वह तो कौन थे, ये थे अमरदास। फिर से एक प्रकार से आपको समझा देते हैं जो समझ में आए, ठीक, आराम से। अमरदास संग्राम शाह की उपाधि धारण किए थे। कौन किया था, अमरदास ने। ठीक, संग्राम शाह की उपाधि। उसके पुत्र कौन थे, दलपत थे, जिनकी सालवाहन वंश की पुत्री दुर्गावती से शादी हुई थी। वह कहाँ की शासिका थी, वह गढ़कटंगा की शासिका थी। ठीक, और वहां से मुगल शासनकाल में आसिफ खान नाम का एक अफसर था जिसने गढ़कटंगा पर हमला किया। हमला कब किया था, 1565 ईस्वी में गढ़कटंगा पे किया था। और दुर्गावती बुरी तरह हार गई। वह अपनी हार स्वीकार न करते हुए भी अपने आप को मरना पसंद की थी। वह दुर्गावती ने अपने आप को मार दी थी। उसके बाद उनका पुत्र भी कुछ समय तक लड़ते लड़ते अपने आप को वो भी मृत्यु हो गई थी उसकी भी। ठीक, इतना आपको समझ में आया होगा। अब हम इसमें क्या समझेंगे, अहोम के बारे में, अहोम राजवंश के बारे में। इसमें हम एक एक करके हम आपको बताते हैं। इतना आपको समझ में आया। अहोम राजवंश जो था यह लगभग कह सकते हैं कि असम के क्षेत्रों में पाया जाता था। असम के क्षेत्रों में अहोम लोग असम के कुछ क्षेत्रों में काफी अगल बगल के क्षेत्रों में काफी लोग रहते थे। इनका मौजूदा जो था, इनका वंश जब चलता, अहोम लोग कहाँ के मौजूदा लोग थे, म्यांमार के आसपास थे। म्यांमार के आसपास थे, जो इसे पहले क्या बोला जाता था, इन्हें क्या बोला जाता था, इन्हें वर्मा, प्राचीन काल में इन्हें वर्मा कहा जाता था। ठीक है, वर्मा भी कहा जाता था प्राचीन काल में। ये इनका शासनकाल जो था यह ब्रह्मपुत्रा घाटी के नजदीक में पाया जाता था इनका। ठीक है, इनका शासनकाल अहोम लोगों का ये राजवंश जो था ये काफी अपने आप को डेवलप किया हुआ था। ठीक, इनका शासनकाल ब्रह्मपुत्रा घाटी के आसपास माना जाता था। ब्रह्मपुत्रा के घाटी में इनका शासनकाल माना जाता था।
इनका घाटी में माना जाता था। ये अहोम लोग जो भुइयार लोगों की व्यवस्था को हटा दिया था, जिसमें ये अपने आप को वहाँ कन्वर्ट कर दिया था। ये कौन किया था? ये अहोम के एक राजा थे, वो ऐसा किए थे। ठीक है, अहोम लोग के ये शासनकाल में जैसे कह सकते हैं कि ये वो थे, इनका लगभग धीरे धीरे अहोम लोग ने ये अग्नि शस्त्र का भी प्रयोग करने लगे थे। यहाँ के राजा तो अग्नि शस्त्र मतलब कह सकते हैं कि ये लगभग 1530 यहाँ के लोग जो थे, यहाँ के राजा जो थे, ये अग्नि शस्त्र का भी प्रयोग कब करने लगे? ये 1530 ईस्वी से 30 ईस्वी से शुरू किए थे। छोटे छोटे बारूद को धीरे धीरे सब कुछ बनाना, अग्नि शस्त्र का मतलब मारना, तीर बाण में लगा के, ये सब के बारे में। और धीरे धीरे ये क्या हुआ, 1660 आते आते ये काफ़ी डेवलप हो गया। जैसे बारूद, तोप, ये सब बारे में ये लोग शुरू कर दिए थे। ठीक, इनके बारे में आपको समझना है। एक छोटा सा ऐसा चैप्टर दिया रहता है एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी में क्या था, ये एक पूरा शुरू से अंत तक नहीं देता है। ठीक है, कुछ वंशों को बारे में छोटा छोटा करके समझाया हुआ होता है। इसीलिए एनसीईआरटी जो होती है, एनसीईआरटी किताब जो होती है, ये काफ़ी अच्छी मानी जाती है। क्योंकि कोई भी राजवंश के बारे में एक शुरू से अंत तक ये काफ़ी वहाँ डीपली नहीं घुसता है। क्योंकि ये क्लास 7 की एनसीईआरटी है, क्लास 7 की एनसीईआरटी में इतना ही देता है। ठीक है, इसीलिए हम आपको जितना हुआ था उतना हम आपको बताए हैं। ठीक, अब इसमें हम क्या समझे अहोम राजवंश के बारे में। अब ये क्या था, म्यांमार के क्षेत्रों में था। म्यांमार क्षेत्रों में, वर्तमान म्यांमार के क्षेत्रों में, जिसे पहले क्या कहा जाता, वर्मा कहा जाता था। और ये ब्रह्मपुत्रा की घाटी में इनका निवास स्थान था। ठीक, और ये अग्नि शस्त्र का भी प्रयोग करते थे, जिसमें 1530 ईस्वी में अग्नि शस्त्र का प्रयोग किए थे। उसके बाद इसका काफ़ी डेवलप 1660 ईस्वी तक ये काफ़ी अपने आप को डेवलप किए थे। ठीक, इतना आपको समझ में आया होगा। देखने के लिए धन्यवाद।